नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज मैं राजनीति के बयानवीरों और बयानबाजी पर कुछ कहूं, इसके पहले एक वीडियो सुनाता हूं जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला कुछ संदेश दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। आखिर में उसके मायने क्या हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो किस अंदाज में और किसको श्राप दे रहे हैं जरा सुनिए। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। तो सुना आपने, और अगर आपने नहीं सुना है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार फिर रणदीप सुरजेवाला ने किसको श्राप दिया, क्यों दिया और किस अंदाज में वो श्राप दे रहे हैं उसे दोबारा सुनिए। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। और अगर आपने सुन लिया हो तो अब आप समझ गए होंगे कि खीज में रणदीप सुरजेवाला वोटर्स को गाली दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। और एक बार फिर संसद के बाद जब सड़क पर कांग्रेसी उतरे हैं और अविश्वास प्रस्ताव में मिली भारी हार के बाद अपनी खीज व्यक्त कर रहे हैं, तो वो अपनी जुबान पर लगाम कसना ही नहीं चाहते, शायद ये संदेश दे रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, उनको वोट देने वालों को, इस पार्टी के साथ जुड़े लोगों को सीधे सीधे राक्षस करार दे दिया है। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की जो संयुक्त गठबंधन की सरकार चल रही है उसके नेताओं को भी राक्षस बता दिया है। और ये कहा है कि जो लोग इन राक्षसों के समर्थक हैं वो भी राक्षस हैं। और साथ ही साथ उन्होंने श्राप भी दे दिया कि इन राक्षसों का क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या अब भारतीय लोकतंत्र में इस तरीके से श्राप देने की एक प्रक्रिया और एक चलन की शुरुआत हो गई है। और वो श्राप किसको दे रहे हैं? जो पार्टी लोकतंत्र में भरोसा रखती है और लोकतंत्र की जननी की भूमि में अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती है और लोकतंत्र के संरक्षक कहती है, वही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी पार्टी के साथ रहने वालों को वो गाली भी देती है, यहाँ तक कि उन्हें राक्षस भी कहती है। सवाल ये है कि संसद में रणदीप सुरजेवाला के आका और उनके वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ये कहते हैं कि रावण को किसी ने अगर परास्त किया और लंका को जलाया तो वो हनुमान जी नहीं बल्कि रावण का अभिमान था। रावण उन्होंने किसको कहा और गृह मंत्री और कुछ अन्य लोगों पर उन्होंने क्या टिप्पणी की, अब ये हमें बताने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को रावण करार दिया और अब जब सड़क पर कांग्रेसी नेता उतरे हैं तो वो जन आक्रोश रैली जो कि हरियाणा में आयोजित की गई थी, उस जन आक्रोश रैली में सीधे सीधे प्रजातंत्र में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वसम्मानित होता है, जो जनार्दन है अर्थात आम जनता जो वोट दे करके अपने प्रतिनिधियों को संसद में या विधानसभा में भेजती है, उन सबको उन्होंने राक्षस बता दिया जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होना या उस पार्टी को वोट देना उन्हें अगर नागवार गुजरता है तो इस मुद्दे पर रणदीप सुरजेवाला किसी अन्य भाषा या अन्य वाक्यों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन पार्टी के समर्थकों, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में विश्वास रखने वाले और भारतीय जनता पार्टी और जजपा जेजेपी के नेताओं को राक्षस कहने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी और किस मामले में इतना हतोत्साहित हैं ये नेता
कि जब जनता के बीच में जनता से संवाद करने जाते हैं तो उनमें आक्रोश होता है और उस आक्रोश की चरम परिणति गाली के रूप में होती है। और वो गाली कोई सामान्य भाषा की गाली नहीं, वो गाली अर्थ को अनर्थ करने वाली। और क्या 2024 से पहले इस तरीके से हर एक पार्टी का कोई भी बड़ा नेता या छुटभैया नेता हो इस तरह का बयान देगा? और अगर वो इस तरह का बयान देता है तो क्या समाज में समरसता कायम होगी? क्या मोहब्बत की दुकान बाकायदा खुल करके सज पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब सुरजेवाला से जरूर मांगा जाएगा। सवाल यह है कि जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, ये विज्ञान का नियम है। सुरजेवाला ने बयान दिया और पूरे देश में जैसे ही उनके बयान सुने गए, वायरल हुआ, उस पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के नेता भारतीय जनता पार्टी के सारंग ने इस पर टिप्पणी की है और उनकी टिप्पणी क्या है जरा ये सुन लीजिए। खैर, ये वाद विवाद, कथन प्रतिकथन, टिप्पणियों के दौर में नुकसान इन पार्टियों का नहीं होता, बल्कि इससे समाज में जो जनतांत्रिक भावनाएं होती हैं और समरसता और शांति स्थायित्व का जो भाव होता है वो कहीं ना कहीं विखंडित होता है। और उस विखंडन में समाज में एक तनाव आता है और उस तनाव का क्या परिणाम होता है कांग्रेस को ये पता है। लेकिन 2024 के पहले देश के हर कोने में कांग्रेस के नेता जाकर के अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो आखिर में चुनाव से पहले वो क्या माहौल बनाना चाहते हैं? और अगर राक्षसों को इस तरीके से कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है तो इस देश में कितना प्रतिशत जनसंख्या, कितनी जनसंख्या राक्षसों की है और कितनी देवताओं की है, शायद ये भी बताना पड़ेगा। और कृष्ण जन्मभूमि से अगर वो श्राप देते हैं तो उस श्राप देने के उत्तराधिकारी या जो उत्तरदायित्व उन पर है, क्या ये माना जाए कि वो श्राप देने के अधिकारी हैं या उसके पात्र हैं? सवाल ये वीके न्यूज उठाता है। आखिर में किसी व्यक्ति को श्राप देने की स्थिति में कब पाया जाता है, या वो श्राप देने की स्थिति में है, क्या वो उसका पात्र है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि सुरजेवाला क्या इतने सिद्ध पुरुष हैं कि अगर वो राक्षसों को श्राप दे रहे हैं तो राक्षस नष्ट हो जाएंगे। श्राप देने का काम ऋषि और मुनियों का होता है, जो तपस्या और तप के बल पर इतनी शक्ति, इतनी आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण कर लेते हैं कि अगर वो किसी के कुत्सित कर्मों पर, दुष्कृत्य पर नाराज होते हैं तो वो देव श्राप देते हैं। और उस श्राप का फल ये होता है कि वो व्यक्ति जिसने गलत काम समाज के प्रति, लोगों के प्रति किया हो, उसका नाश हो जाता है। लेकिन सुरजेवाला क्या ये बता सकते हैं कि वो भारतीय संस्कृति और तपस्या का जो सिद्धांत है उसमें पूरा भरोसा रखते हैं? और क्या उन्होंने कोई ऐसी तपस्या कर ली है क्या कि वो श्राप देने की स्थिति में अपने को पा रहे हैं? और वो भी जैसा कि उन्होंने कहा कि महाभारत की धरती से वो श्राप दे रहे हैं, जिस श्राप के जरिए वो लोकतंत्र में जीत हासिल करना चाहते हैं। और उसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी या उसको नेताओं को राक्षस बता करके हरियाणा में एक माहौल बनाया जाए, जो जन आक्रोश हरियाणा के माध्यम से पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब तो सुरजेवाला जी आपको इस बात पर भी अपने बयान देने होंगे, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी जो वीके न्यूज सवाल उठा रहा है, और वो ये कि क्या हरियाणा को भी क्रिया प्रतिक्रिया की एक प्रयोगशाला बनाने की कवायद में आप और आपके वरिष्ठ नेता और आलाकमान कांग्रेस का पूरा जुट गया है क्या? और अगर ये स्थिति होती है तो फिर कहां किस क्षेत्र को जलाने की साजिश हो रही है ये भी बताना होगा। क्योंकि राहुल गांधी संसद में चर्चा नहीं किए, कांग्रेस का कोई नेता लोकसभा और राज्यसभा में न तो हरियाणा, माफ करिएगा, न तो, हालांकि हरियाणा भी उसमें शामिल है, न तो वो नॉर्थ ईस्ट पर चर्चा कर पाया, न मणिपुर पर चर्चा कर पाया, और न ही हरियाणा के नूह में जो कुछ भी हुआ उस पर चर्चा कर पाया। लेकिन जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव गिरा
दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड पहुंचते हैं और वायनाड में वो जानकारियां वो आम जनता से शेयर करते हैं जिसकी चर्चा उन्हें संसद में करनी चाहिए थी। अर्थात लोकतंत्र के मंदिर में जिस बात का जिक्र करके पूरे प्रतिनिधियों के सामने सरकार को घेरना था, वहां पर तो वॉकआउट होता है, बहिष्कार होता है और सड़क पर जाकर के किसी रैली के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से लोगों को भड़काया जा रहा है। एक बार फिर कर्नाटक, केरल, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट को जलाने की कोशिश की जा रही है। सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आप प्रजातंत्र के उस दौर में हैं जहां आपको अपने अधिकारों और अपनी सोच का अगर स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने का कोई भी फैसला आपकी तरफ से लिया गया तो अब आपको राक्षस भी कहा जा सकता है और राक्षस भी कहा जाएगा। इसके लिए तैयारी कर लीजिए और 2024 के चुनाव में फैसला करिए कि आपको करना क्या है। फिलहाल वीके न्यूज में इतना ही। अगर आप हमारे इस बहस से सहमत हों तो अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।